नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। हर तरफ तेरा जलवा, ये आपने एक गाना सुना होगा, बड़ा ही फेवरेट, ये मशहूर गाना था। पर हम ये किसके लिए कह रहे हैं? आज हम कह रहे हैं हर तरफ तेरा जलवा रविंदर रैना जी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमेशा हर एक के दुख दर्द को समझते हैं, उन तक पहुंचते हैं। और आपने देखा होगा, भले मीडिया इनसे कड़वे सवाल भी करती है, पर बड़ी मिठास के साथ ये उनका भी जवाब देते हैं। क्योंकि और कोई तो हमें दिखता नहीं। जब भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आते हैं तो एक रविंदर रैना जी होते हैं, जिनका हर तरफ जलवा देखने को मिलता है। यानी हर मीडिया में, इसे नेशनल से लेकर जो हमारा लोकल मीडिया, उसमें हमेशा छाए रहते हैं। और बयान चाहे कोई भी हो, यानी एक ही नाम है रविंदर रैना जी। चलिए आज फिर से हम बात करेंगे, क्योंकि हम जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं। ये जनता की मुद्दों को हल करवाने का प्रयास कर रहे हैं रविंदर रैना जी। क्या लगता है, जितने भी हम आज मुद्दे लेकर आए हैं, अगर बात करें डेली वेजर्स की, बात करें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, और बात करेंगे हम होम गार्ड्स की, जो कि 2014 में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि होम गार्ड्स का मुद्दा हमारी सरकार आते ही हल होगा। आज वो उसी उम्मीद में है। चलिए रविंदर रैना जी से जानेंगे। और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, अगर सुनहरे हफ्तों में किसी घोटाले का नाम लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम। चलिए जानते हैं कहां तक पहुंचे रविंदर रैना सर। सबसे पहले आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। हर तरफ आपका जलवा है, ये कोई दुराई की बात नहीं है, हम भी कह रहे हैं। और आज भी मीडिया में आप ही आप हो। मुझे एक चीज़ बताइए, पूरे इस कार्यालय में सिर्फ एक आप ही दिखते हैं सर। हर एक के पास आप पहुंचते हैं। आप कहते हैं मैं दुखियारों के पास पहुंचता हूं, चाहे आम जनता, कर्मचारी है, फिर भी आप पहुंचते हैं। तो कहां से लाते हैं इतनी एनर्जी पूरा दिन सर? मैं गरीबों का सेवादार हूं जी। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का खिदमतदार हूं, खादम हूं। मैं गरीब, मजदूर, किसान, बेसहारा, ऐसे तमाम लोगों का हमदर्द हूं। और मेरे दिल में ये जो गरीब, परेशान, दीन दुखी लोग हैं, इनके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, बिल्कुल आप बहुत इज्जत है। बिल्कुल सर। इसलिए आप मुझे देखते हैं जहां कहीं भी, अगर डेली वेजर्स हों, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, NYC, कश्मीरी पंडित, ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, होम गार्ड्स, VDCs, SPOs, मैं सबके बीच में रहता हूं। जो मेरे साथी हैं, जो मेरे लिए अच्छा बोलते हैं, मैं उनके भी साथ रहता हूं। जो मेरे लिए अच्छा नहीं भी बोलते, मैं उनके भी साथ हूं और मैं उनके भी काम करता हूं। पर एक चीज है, मेरे ऑफिस में आके या मेरे घर में आके कोई ये नहीं कह सकता कि रविंदर रैना जी ने हमें बिना सुने लौटा दिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल सर। नहीं, मैं सबकी सुनता हूं। बिल्कुल सर। और मैं पूरी ईमानदारी और दिल से आपको एक बात बताऊं, जी। मैं हर एक इंसान का भला करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। मैं चाहता हूं सबका भला हो, सबका भला। आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई दुराई नहीं। हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको कवर करते आ रहे हैं अभी तक, चाहे डेली वेजेस का मुद्दा हो, चाहे इसका JKSSB, किसी का भी हो। पर सवाल बड़ा ये है, आप कहते हैं हमदर्दी रखते हैं, माना हमदर्दी रखते हैं। हमदर्दी रखने से, उन्हें सम्मान देने से पेट तो नहीं भर जाता ना सर? और सबसे बड़ी बात, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के पास क्यों नहीं आप गए? वो भी उम्मीद में थे, क्योंकि रविंदर रैना कहते हैं मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा, आप उनके पास क्यों? मेरी बात सुनिए ना, मैं हर एक शख्स के पास जाता हूं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था और प्रचारक के नाते भी काम करता था। कश्मीर के अंदर जो सोपुर है, वहां एक आतंकवादी हमला हुआ था। सोपुर में एक मुस्लिम पीर मोहल्ला है। वहां का एक मौलवी साहब जो मस्जिद में सारी देख रेख करते थे, उनकी 2 बेटियां थी, आरिफा और अख्तरा। उनको
दहशतगर्दों ने मारा था, और मैं एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट काम करता था। और टीवी में जब मैंने उनकी न्यूज़ देखी तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वहाँ आर्मी के एक ग्रुप जो था वो एक ऑपरेशन करके वापस आ रहा था, तो उन्होंने वो मौलवी साहब की एक दुकान थी तो कहा होगा कि जरा पानी और कुछ खाने के लिए सामान लिया होगा, पैसे दिए होंगे। मौलवी साहब ने पैसे, दुकान है तो लिए होंगे। तो वहां किसी ने आतंकवादियों तक खबर पहुंचाई कि ये मौलवी साहब आर्मी के साथ मिले हुए। किसी ने मुखबिरी की, और फिर एक रात को मौलाना साहब की दोनों बेटियों को कत्ल कर दिया गया मुस्लिम पीर मोहल्ला सोपुर के अंदर। और उन दोनों मौलवी साहब की बेटियों का नाम था, एक का आरिफा और दूसरी का अख्तरा। जब मैंने टीवी में वो देखा मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मेरे दिल में बड़ी परेशानी हुई। मैंने अपने कुछ दोस्तों से, कुछ जो मेरे फ्रेंड्स थे, बिजनेसमैन थे या सरकारी मुलाजिम थे, मैंने कुछ कलेक्शन की उनसे। और एक दिन सरकारी बस में बैठ के श्रीनगर गया, श्रीनगर से टाटा सूमो में सोपुर गया। सोपुर में जाने के बाद उनके घर गया, तो मैंने कोई वहां से इलेक्शन लड़ना नहीं, तब मैं राजनीति में भी नहीं था, अब तो आ गए। और वहां से कोई मैंने इलेक्शन लड़ना नहीं था, लेकिन मेरे दिल में उन लोगों के लिए दर्द था। पर वो दर्द, और हर जगह वही दर्द हम इसके देखना बाद- चाहते इसके हैं बाद डेली सुनिए वेजन ना, के लिए। इसके बाद किश्तवाड़ में जी, वहां चेरजी में कांड हो गया, डोडा में कुल्हांड कांड हो गया, रामबन में हुआ, हर जगह आपने अपने अपने जो चापनाड़ी में नेतृत्व हो था गया, निभाया अच्छे से। पर रजौरी अब पुंछ में हुआ, अब धांगरी जनता- के अब अंदर जनता- हुआ, पुंछ बिल्कुल, में हुआ, वही और वही यहां सर। तक कि कश्मीर में भी, कश्मीर में जहां कहीं भी इस किस्म की कोई जो है वो घटना हुई, मैं वहां जाता हूं, लोगों का दर्द बांटता हूं, क्योंकि मेरे दिल में आम गरीब मजदूर आम इंसान के लिए रिस्पेक्ट है, मोहब्बत। सर वही तो कह रहे हैं, तभी तो आपके पास इसीलिए आप मैं उन्हीं सबके के पास सवाल, सुनिए ना, हम उन्हीं के सवाल लेकर तो आपके पास आते हैं, क्योंकि हमें पता है आपके कार्यालय में कोई और तो हमें मिलेगा नहीं जो जवाब देगा, आप ही मिलेंगे, क्योंकि जलवा आपका ही है। रविंदर रैना जी मैं भी आने वाले समय में, रविंदर रैना एक खिदमतदार है, तो वही तो बोल रहे हैं, सेवादार। कोई झोली में डालिए ना हमारे गरीब जनता की फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। सर सारा सब कुछ हो चुका है। आपको याद है, मैं पहले जवाब दिए, और इस समय देख रहे हैं आपको फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट, और देखिए मैसेजेस भी कर रहे हैं हमारे, क्योंकि उन्हें आपसे उम्मीद है। उन्होंने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर से एक सवाल जरूर पूछिए कि हमारे पास आप नहीं, आप गरीबों के पास जाते हैं, हम भी गरीब थे। मैं मिला ना उनसे, जहाँ पे प्रदर्शन मैंने उनकी बात की ना, मैं उनसे मिलने के लिए गया। महाराजा हरि सिंह जी के बाहर बैठे हुए थे, यहाँ बाहर मेरे ऑफिस के बाहर, यहाँ हम मिले, मैंने उनको यहाँ लाया। तो क्यों नहीं सर एक रिपोर्ट सबमिट करनी? वो कहते हैं हमें नौकरी नहीं चाहिए, पर सर ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में रिक्रूटमेंट में घोटाला है, जो मैंने देखा है वहां, जो वहां के नौजवानों ने बड़ा सा एक बैनर बना के उसमें सारी डिटेल लिखी है, उसको देखने के बाद तो लगता है कि वो तो दिन दिहाड़े किया गया एक घोटाला है, एक डाका मारा गया है। और मैंने होम सेक्रेटरी साहब से उनके सामने बात की है। होम सेक्रेटरी साहब ने कहा कि वो पूरी शिद्दत के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा सर। उन्होंने होम सेक्रेटरी साहब ने तो कहा। सर सरकार, केंद्र में सरकार, आपकी एक चीज बताइए, कौन सी ऐसी ऑफिशियल ज्वाइनिंग है जो संडे को होती है? ये एक बड़ा ही पॉइंट है, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग। जिस दिन ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की लिस्ट निकली और ये हंगामा खड़ा हुआ, और कश्मीर के ही नौजवानों ने हंगामा खड़ा किया था, और संडे के दिन इसकी ज्वाइनिंग डाली गई थी, उसी दिन शक की सुई घूम गई थी कि यहाँ कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैंने एलजी साहब को भी बोला है, होम सेक्रेटरी साहब को भी बोला है, और होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे यकीन दहानी दी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन
होगी सर, यानी कि बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, कई इसमें नेता, ये आप बार बार कहते हैं नेता का नाम हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो भाजपा के ही हो, वो किसी और पार्टी के भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जिन्होंने हाउस बोर्ड के अंदर बैठ के नहीं पेपर बचेंगे, करवाए थे। कोई नहीं बचेगा सर पक्का ये रविंद्र रैना सर के शब्द है, कहते हैं कोई नहीं कोई बचेगा, नहीं क्योंकि हम बचेगा, उम्मीद ये कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो देखो। सर डेली वेजर भाई भी हमारे पूछ रहे हैं कब वो उनकी भी झोली हमारे- में खुशखबरी डाल रहे हैं। सबकी समस्या का समाधान होगा, आज नहीं तो कल होगा कितना कल सर, कितना और इंतजार, समाधान जरूर। इंतजार करते करते तो सर कई लोग तो ऊपर भी भगवान को प्यारे भी हमारे डेली वेजर्स हो गए, कई ने सुसाइड कर दिया। आप समझ सकते हैं इस चीज को सर, परिवार को चलाना मुश्किल है, 30-30 साल 70-70 महीने की सबकी pending salary है, समस्याओं वो का तो दिलवाइए समाधान होगा। डेली वेजर्स को। देखिए मैं होम गार्ड्स के लिए जब मैं एमएलए बना था तो डेली वेजर्स बड़ी खस्ता हालत में थे, कोई महीने की इनको जो ऑनरेरियम है वो नहीं मिलता था, सिर्फ एक साल में ईद और दूसरा दिवाली के दिन मिलता था। आज हर महीने अगर उनके अकाउंट में सैलरी आती है 70 महीने की जिनके लिए वो भी तो उसमें दिलवा दो ना। उसमें रविंदर रैना ने लड़ाई लड़ी 70 है। महीने की सर जो रहती है उनकी वो भी दिलवा दो। होम गार्ड्स का प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था, वर्दी सेम पहनते हैं पर सर वो उन्हें लाभ नहीं मिलता, शहादत भी होती है, कई जगह उनकी मृत्यु भी होती है, तो उनको कुछ क्यों नहीं मिला? उनकी समस्या का आदेश समाधान भी- होना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश भी दे दिया, क्यों जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करने में इतनी देरी होती है? मुझे लगता है कि जल्द इम्प्लीमेंट हो। आप चाहते हैं ना जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार है, मैं चाहता हूं सीएम भाजपा का बने, वो तो ये अंतर हो गया, आप ध्यान हो गया क्या? वो क्या तो सोच रहे हैं सर? वो तो होना ही कहीं चाहिए। खुद हम सेवादार हैं। आप चाहते हैं लोग आपको चाहे कि रविंद्र रैना सीएम बनकर आए? रविंदर रैना फकीर आदमी है। सर जी फकीरों का काम सियासत में नहीं होता। फिर एक चीज मैं साफ बोल लूं सर, जनता भी देख रही, सही कह रही हूँ ना, फकीरों का काम फिर सियासत। देखो, मत बोला करो ये डायलॉग। मैं अगर आपको दायित्व मिला है भगवान ने, अगर या तो 24 घंटे काम करता हूं ना, फिर ये यहाँ भी फकीर शब्द आप इस बोलता है। दायित्व को मैं अगर फकीर ये निभाता मत बोलो। हूं। देखो फकीर क्या होता है, फकीर पता क्या होता जी है? क्या होता बताइए। जिसको अपना कोई लालच नहीं होता, जिसका अपना कोई घर मकान दुकान नौकरी पेशा कुछ नहीं होता, जो लोगों के लिए जीता है, जो गरीबों के लिए जीता है, जो खिदमतदार होता है सबका, जिसके लिए तो ऐसे भी कर सकता है, ज़ईफ़ों और सियासत से परे दर्दमंदों होके का भी, दर्द हो, उसको जिन्होंने फकीर करना वो तो कहते हैं। सियासत से परे होके भी कर उसी को फकीर कहते हैं, जो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए, दर्दमंदों के लिए जिए, उसको आपसे फकीर क्यों कहते उम्मीद करती है जनता, ये बताइए मुझे। ये चीज़ क्योंकि मैं बताइए। हमें क्यों बार बार कहा जाता है आपसे ये सवाल? हैं। क्योंकि मैं जनता का सेवादार हूं और पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, दिल से, एक आप ही हैं दिल भाजपा से मैं लोगों के लिए लड़ता हूं बाकी और मुझे दिल से लोगों से जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, मोहब्बत जिन्हें है जनता लोगों ने से। वोट दिया, वो कहां पर गायब हैं? मुझे लोगों से मोहब्बत है, मैं लोगों का खादम हूँ, जी मुझे लोगों की तकलीफ है, मुझे लोगों की परेशानी मेरी परेशानी है, मैं लोगों का सेवादार हूँ और मैं पूरी ईमानदारी से लोगों के लिए लड़ता हूँ। जी। डेली वेजेस का कब तक मुद्दा हल होगा ये बताइए सर, बड़े परेशान है वो लोग। मैंने कहा ना, सर उम्र रिटायरमेंट की कह है। दिया। आप कभी जाके देखिए ना पीएचए ऑफिस में, मैं जाता रहता हूँ, मिलता हूँ। हमें तकलीफ होती है क्योंकि हमारा तो कोई नहीं वहाँ डेली वेजर पर है, तो हमारे बीच समाज सबके मसले हल होंगे, कब होंगे? वो आज नहीं तो कल होंगे, कल कितना कल सर, कोई समय निर्धारित तो कीजिए ना। जल्दी होंगे। सीएम बनाना है, जब आप चाहते हैं चुनिंदा सरकार हो और भारतीय जनता पार्टी का सीएम चाहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ। चाहते हैं ना पक्का? कौन कौन आपकी नजर में कौन है कि सीएम कैंडिडेट? मैं तो फकीर आदमी हूँ। नहीं ये नहीं सर, एक Thank मिनट you, रुकिए, thank you. एक आखिरी सवाल ना, थैंक यू नहीं, Thank you. एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, Thank एक you. आखिरी सवाल सत्यपाल मलिक जी के बयान को लेकर। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं नहीं ये सवाल भी जरूरी है सर। सर देश के प्रधानमंत्री पर इन्होंने इतने जो कटाक्ष की है जब इसके बयान। जब सत्ता का सुख भोग रहे थे तो तब कहाँ? सुनिए सुनिए, एक प्रोटोकॉल भी तो होता ना। एक मिनट रुकिए ना, भागते कहाँ सर? और सवाल पूरे नहीं होते, भागने की तैयारी भी होती है सर। माना आपका समय भी बड़ा ही कीमती है, हमारा उससे भी ज्यादा है। मुझे एक चीज बताइए, अब कुछ दिन पहले की अगर बात करें, पार्टी हाईकमान से केंद्र से एक आदेश आता है कि कोई भी एलजी महोदय के द्वारा लिए गए फैसले, उनके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए गए काम पर कोई भी नेता टिप्पणी नहीं करेगी, उनकी खिलाफत नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप भी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से सत्यपाल मलिक जी भी हो सकते हैं उस समय वो
गवर्नर किसके अंदर आते हैं, कौन लाता गवर्नर को बनाकर यहाँ पर, ये बताइए मुझे, क्योंकि हमें राजनीतिक तरीके से आप सारी चीजें मानते हैं। ये जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था, सुनिए, जब हमने सत्यपाल मलिक जी से कहा था, जब आप प्रोटोकॉल को एंजॉय करते, जब आप गवर्नर थे, तब आपने ये चीजें क्यों एक्सपोज नहीं की, ये सवाल किया था हमने उनसे, आपने सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था, एयरक्राफ्ट उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगा था, उन्होंने नहीं दिया, और जब मैंने प्रधानमंत्री जी को फोन किया कि हमारी ही गलती की वजह से हुआ, उन्होंने कहा चुप। और अजीत डोभाल उन्होंने भी कहा, देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, सत्यपाल मलिक साहब को भी आज याद आई वो भी तो भाजपा कि पुलवामा में क्या हुआ था। जी, 40 जवानों उनको आज याद आई। हाँ। इसके पीछे एक साजिश है। क्या साजिश हो सकता है, वो तो कहते हैं मुझे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है, एक साजिश हो रही कौन है, रच रहा है ये और सत्यपाल मलिक साहब को उसका मोहरा बनाया जा रहा है। नहीं नहीं, एक चीज सोचिए उनको ना मोहरा नहीं बनना चाहिए सर, इतनी बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कहना, उनको मैं इसलिए ये कोई कहता हूं कोई मोहरा नहीं मजाक बनना थोड़ी चाहिए। ना। आपको क्या लगता है उनको मोहरा नहीं बनना चाहिए। वो मोहरा बन रहे हैं, आपको क्या लगता है? सत्यपाल मलिक साहब को इस साजिश का मोहरा नहीं बनना चाहिए। पूछा था, आपको डर नहीं लगता? वो कहते क्या करेंगे, भाजपा जेल में डाल देगी और क्या? सत्यपाल मलिक साहब को किसी भी साजिश का मोहरा नहीं बनना चाहिए। वो खुद 4-4 स्टेट्स के गवर्नर रहे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर में उस वक्त थे जब यहां कोई सरकार नहीं थी, गवर्नर रूल था। और इस प्रकार की टिप्पणी इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ी साजिश इसके पीछे हो रही है तो और सत्यपाल मलिक साहब को मोहरा बनाया जा रहा है। वो कहते हैं हम, आप ही तो कहते थे सत्यपाल मलिक हमारे अपने हैं सर। सर आप ही तो कहते थे सर। अब क्या हुआ, ऐसा क्या नाराजगी उनको होगी जो इतने बड़े बयान दे दिए उन्होंने? ये आसान थोड़ी ऐसे बयान देना सर। इस प्रकार की साजिश से उन्हें बचना चाहिए। पर वो तो कहते मैं पीछे हटने वाला नहीं, जो बोल रहा हूँ डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। पीछे मत हटें, आगे बढ़ें, लेकिन साजिश मत करें, षड्यंत्र मत करें। जो भाजपा से बाहर जाकर षड्यंत्र हो रहा सच अगर कोई बोलने का प्रयास करेगा, लोकतंत्र देश है, हर एक को अपनी बात रखने का, वो क्या साजिश हो जाती है क्या? इसमें साजिश लगती है, क्योंकि जब आप गवर्नर थे तब आप चुप, तब आपकी बोलती बंद। तब बोल सकते थे क्या? क्यों नहीं बोल सकते थे? तब बोल सकते थे। क्यों नहीं? किसने रोका? अभी जिस तरह से किसने रोका है? हाईकमान से आया कि कोई भी एलजी महोदय की खिलाफत नहीं करेगा उनके द्वारा लिए गए फैसलों का, तो अभी आप लोग भी तो चुप है ना सर। हाँ, मैं तो रोज बोलता हूँ आपके सामने। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए क्यों नहीं बोला? क्यों इम्पोज करवाया गया जम्मू कश्मीर की जनता? प्रॉपर्टी टैक्स में चूंकि पूरे देश में ये कर व्यवस्था है और अगर यहां नहीं लागू होती तो वो जो फंडिंग अर्बन लोकल बॉडीज की है वो रुक जाती, तो लोगों को नुकसान होता। अब यहां 40% लोग ऐसे हैं शहरों में जिनको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो बाकी 60% है पब्लिक डोमेन में लाया कि कौन कौन को नहीं देना पड़ेगा। जनता भी तो स्पष्टीकरण चाहती वो है। तो एलजी साहब ने उसकी जानकारी तो दी। हाँ, उन्होंने बताया नहीं ना पब्लिक डोमेन में ला किन किन को नहीं होगा। नहीं पर क्या जनता तैयार नहीं जिस चीज के लिए, वो क्यों देना चाहती है? देखिए मेरी बात सुनिए, हम इस देश के शहरी हैं। एक कानून पूरे देश के लिए पहले यहाँ नहीं लागू होता था क्योंकि 370 बिल्कुल आपने कहा एक कानून पूरे देश के लिए। बाकी यूटीज में होम गार्ड को क्या मिल रहा है और जम्मू कश्मीर में क्या मिल रहा है? बाकी यूटी में डेली वेजेस को क्या मिल रहा है तो जम्मू कश्मीर में क्या मिल रहा है? फिर एक कानून की बात करते हैं ना, फिर यहाँ पर भी दिखाइए ना, एक कानून चलाकर बताइए ना। फिर यहाँ इन्होंने एक विधान, एक प्रधान, एक सुनिए, दोहरे बापदल लिखे। जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है उसका सदुपयोग होम गार्ड्स के ऑनरेरियम्स के लिए, सैलरी के लिए बहुत सारी स्टेट्स करती हैं। जम्मू कश्मीर में जो एसपीओज की व्यवस्था है ये सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर से की जाती है, जो कि मुझे लगता है कि इसके लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। ये सारी चीजें जो मुद्दे हैं डेली वेजेस के, बाकी आप सीएम बनने के बाद हल होंगे या पहले हल करेंगे? सब समस्याओं का हल होगा। आज नहीं तो कल हो। कल कब आएगा सर? जल्दी आएगा। जल्दी आएगा पक्का।
ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी। हमने इनसे सारे मुद्दों पर बात की जो कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़े हुए हैं। डेली वेजर्स की बात की, फायर इमरजेंसी सर्विसेज की बात की, होम गार्ड्स की बात की, और साथ ही साथ हमने बात की सत्यपाल मलिक जी के बयान को लेकर। अब ये कह रहे हैं वो षड्यंत्र है। ये यही लोग हैं, यही पार्टी जिन्होंने सत्यपाल मलिक जी को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाकर, ये कहते थे हमारे अपने हैं। अब अपनों ने जब आवाज उठाई, कहते हैं वो षड्यंत्रकारी हैं। आपका क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रहे ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।